नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह में। मैं हूं नीलम पांडे। राजनीति से इस जुड़े हमारे प्रोग्राम में आज का पहला प्रश्न है ललित का, जो जानना चाहते हो बताते हैं कि पिछले उनके प्रश्न के उत्तर में आपने सांसदों के वेतन का जिक्र किया और वो खुद बता रहे थे कि वो हिमाचल के पंचायत चुनाव के विषय में भी यही बोल रहे थे कि 10,000 रुपये महीने में कोई ईमानदार व्यक्ति अपना परिवार नहीं पाल सकता। वो जानना चाहते हैं आपके विचार में सांसदों का वेतन कितना होना चाहिए? क्या कोई कानून बन सकता है जो एक उम्मीदवार को चुनाव में खर्च की जो सीमा है, सालाना आय कम से कम उतनी हो, वरना 90 लाख खर्च करने वाले का वेतन अगर 1.5 लाख है तो 5 सालों में तो केवल खर्च ही निकलेगा? या हम ये मान के बैठें कि नेता भ्रष्ट ही होगा? और अगर आप आंकड़े बता सके कि एक सांसद की देख-रेख में सभी योजना मिलाकर कितना खर्च होता है संसदीय क्षेत्र में, ताकि ये परिप्रेक्ष्य मिले कि अगर एक सांसद ईमानदार है तो कितना पैसा बचेगा 10% अगर भ्रष्टाचार माने तो भी। अच्छा, 10% भ्रष्टाचार मेरे ख्याल से वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी जी। इस सरकार में उन्होंने अपने पार्टी वालों को कुछ दिन पहले उनका वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो कहते कमीशन अगर 10% नहीं तो 5% ही तो ले लो। वो रिकमेंड कर रहे थे लेने का। वो भी कहते कि वो जब लेते हैं तो पार्टी फंड में दे देते हैं इसलिए शायद उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होंगे। जहाँ तक एमपीज के वेतन का मुद्दा है, देखिए अब ये ऐसा नहीं है कि अब ज़्यादा सैलरी देने से पूरा भ्रष्टाचार खत्म ही हो जाएगा। मैं पिछले एपिसोड में जो चर्चा करते कि इतना भी कम नहीं दो कि उनका घर ही नहीं चले, मतलब आप मजबूर कर दो आप करप्शन के लिए उनको, कि इतने साल लगाए हैं पॉलिटिक्स में एक एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, और उनको इस तरह की सैलरी देते हैं कि उनका जो कह रहे हैं कि जैसे चुनाव का खर्च तक नहीं निकलता है। बाकी छोड़िए और आगे भविष्य में क्या होगा उसकी छोड़िए। तो इसका कोई, अब मैं तो नहीं कह सकता कितना पैसा होना चाहिए, लेकिन डिसेंट अमाउंट होना चाहिए। देखिए ब्रिटेन में भी हुआ है, ब्रिटेन में एमपीज को अभी इन्होंने अगले महीने से अप्रैल से ब्रिटेन में एमपीज को मिलेगा वो 98,500 समथिंग पाउंड्स। तभी एक्सचेंज रेट में अब देख लीजिए तो करीब 1.25 करोड़ सालाना कह लीजिए, 1 करोड़ 20 लाख टाइप का सालाना इंडियन रुपये में अगर बात करें तो, क्योंकि उनके करीब करीब 1 लाख के करीब 1 लाख पाउंड के 98,000 समथिंग पाउंड का जो उनका एनुअल है वेतन। अगर ब्रिटेन में जहाँ की ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, वहाँ एनुअल इनका ये फिक्स किया गया है। तो अब इंडिया के लिए क्या होना चाहिए, तो ये अब वैसे ही तो मैं नहीं कह सकता, बट जनरली इस पर तो स्टडी होनी चाहिए। हो सकता है कि मतलब कभी इस पर लोग बात करें, मतलब प्रॉपर रिसर्च वे में, लेकिन अभी जो मिल रहा है वो काफ़ी कम है। इसके साथ में कैवियट जोड़ दूँ कि ये जरूरी नहीं है कि पैसा बढ़ा देने के बाद आपको सारी ईमानदारी आ जाएगी हमारे पूरे पॉलिटिकल क्लास में। लेकिन अभी भी पॉलिटिकल क्लास में आपके बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि अभी भी काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं। उनके लिए कम से कम पॉलिटिक्स में रहना उसको तो इंसेंटिवाइज कर ही सकता है। जी, सक्षम अग्रवाल जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जितना बीजेपी ने घुसपैठ के चलते डिलीशन की उम्मीद की थी उतने हुए नहीं, तो क्या पश्चिम बंगाल में उस हद तक घुसपैठ का मुद्दा था नहीं जैसा बीजेपी एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रही थी? देखिए इसमें अब घुसपैठ में कितने घुसपैठिए हैं नहीं हैं, जो वोटर रोल में है नहीं है, जो थे नहीं थे, कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब एसआईआर को डिफेंड करना होता था उसमें घुसपैठियों की बात इलेक्शन कमीशन ने भी कही थी कि उसमें बहुत सारे गलत नाम है रोल्स पे, वो सारे निकलेंगे। और बार बार देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों की बात कर रहे हैं एसआईआर के कॉन्टेक्स्ट में। तो कम से कम वो बिहार में भी बात हो रही थी, तो इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट ये तो डेटा देना ही चाहिए कि आपने जो एसआईआर एक्सरसाइज किया इतने स्टेट्स में, बिहार से स्टार्ट करके, उसमें आपको कितने विदेशी मिले जो कि आपके वोटर्स रोल पे थे जिसको आपने निकाला। अभी जैसे संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक राज्यसभा में दिया था कि मुश्किल से 300-400 टाइप के मिले पूरे बिहार में, मतलब जो विदेशी नागरिक थे। अब 300-400 जो संजय सिंह का एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कुछ इसी तरह कुछ हंड्रेड्स में उन्होंने आंकड़ा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने उसको कंटेस्ट नहीं किया है कि गलत है या सही है, बट पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन को डेटा लेके तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके गृह मंत्री देश की क्लेम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कहती रही है इसको, तो कितने निकल रहे हैं, इस बात पे इलेक्शन कमीशन शांत है। विनीत शर्मा बोलते हैं कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता खुद को बिना गलती के नहीं कह सकता और बाद में किसी की आलोचना करना बहुत आसान होता है। बीजेपी के नेता नेहरू और इंदिरा की मौत के कई दशक बाद भी उनकी आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, ज्यादातर राजनीतिक कारणों से। कांग्रेस और विपक्ष भी वाजपेयी के प्रधानमंत्री
कार्यकाल की आलोचना कर सकते हैं, जैसे कारगिल, कांधार, हाईजैक जिसके बारे में वो कहते हैं, या पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ, लेकिन वो ऐसा खुले तौर पर नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं। क्या यह एक रणनीतिक संयम है, उनकी संस्कृति है, या फिर उनकी तरफ से सिर्फ आलस है? देखिए, इसको मैं क्या एट्रीब्यूट करूंगा किसी चीज़ के लिए, बट पॉइंट इज ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने क्रिटिसाइज नहीं किया है, कांधार हाईजैकिंग हो या पार्लियामेंट अटैक हो, कांग्रेस ने किया है उसको। लेकिन कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी कॉन्स्टेंटली वही बात नहीं करती रहती है। तो ये बीजेपी के एक स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, क्योंकि देखिए जब ये पुरानी बातें करते हैं, अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी आए, मतलब 2013 से जो उनका, उसके 12 से ही उन्होंने एक्चुअली शुरू कर दिया था उस तरह कैंपेन, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने तक उनका एक ये था कि 70 साल से देश में कुछ नहीं हुआ, केवल करप्शन हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ देश में, और उसके लिए वो हमेशा कांग्रेस को ब्लेम करते हैं। और इसलिए तो उस समय होप का पॉलिटिक्स खेल रहे थे कि अब मैं आऊँगा तो अब तक जितना कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, वो सब अब मैं लाके करूँगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत पहले जाते थे कि 70 साल में हमारे देश का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस सरकारें थी ज़्यादातर और उन्होंने कुछ नहीं किया। वो उनका एक पिच था, जो कि वो पिच का मतलब था कि अब मैं सारा आके चेंज करूँगा, होप का जो एक पॉलिटिक्स था। अभी क्या हो गया, वो पॉलिटिक्स धीरे कर वही रहे हैं, लेकिन अब उसका एक उसका अब दूसरा कहने की वो स्ट्रेटजी अलग हो गई है। अब मेन कारण होगा कि देखिए, 12 साल सत्ता में रहने के बाद आप फिर से वही बात नहीं कह सकते कि उस समय ये हुआ वो हुआ। अभी आपको अपना अकाउंट देना पड़ेगा कि आपने 12 साल में क्या क्या चेंजेस किए हैं। लेकिन अब उस पर क्वेश्चन पे फोकस नहीं होता, इसलिए जो कि जब भी पूछा जाए तो 50 साल पहले, 60 साल पहले चले जाते हैं। या नेहरू का नाम। अभी आपने देखा होगा कि जैसे लोकसभा में जो चल रहा था स्पीकर को हटाने वाले में, हटाने को लेके अब गृह मंत्री बोल रहे थे उसमें, अब हुआ कि अरे राहुल गांधी कहते हैं चाइना पे हमें डिस्कस नहीं करने दिया। 62 में आपने क्या किया था, अक्साई चीन जब चाइना ने हड़प लिया था तो क्या हुआ था। तो ये अभी के क्वेश्चंस को आप अवॉइड करने के लिए आप फिर पास में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपने प्रियंका गांधी को सुना होगा अपने फर्स्ट पार्ट जो बजट सेशन था उसमें, कि भाई नेहरू जी ने जो भी गलत किया सब एक दिन ऐसा करें कि उसी पे एक दिन सिटिंग रखें, चर्चा और चर्चा करें और उस बात को खत्म करें। सेनापति का प्रश्न है, वो ये कहते हैं कि जो 3 साल पुरानी, वो वर्ड यूज कर रहे हैं, लिबर्टेरियन आरएसपी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने नेपाल के माओवादी इतिहास के बावजूद भारी जीत हासिल की। क्या आरएसपी के बाद भारत में ऐसी किसी ताकत के लिए जगह नहीं है? क्या हमारा समाजवादी झुकाव इतना गहरा है, या हमारी पार्टियां जो वंशवादी या एक तरह से सेंट्रलाइज्ड प्रकृति की हो गई हैं, ये वजह हो सकती है? और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह आरएसपी का भारत के प्रति नजरिया उसके कम्युनिस्ट जो पार्टियां थी उसके विपरीत होगा? ये तो अभी खैर अब देखेंगे, अब बलेन साहब क्या करते हैं आगे। बट जहाँ तक कि इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है, देखिए आरएसपी करीब 3.5 साल पहले उसकी फाउंडिंग हुई थी। उस समय एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, एक एंटी करप्शन लेके वो आए थे टू से लेके, बिकॉज नेपाल का आप हिस्ट्री जानते हैं। 2008 में जब ये आपको फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के डिक्लेयर किया इन्होंने अपने आप को, उस समय से लेके 2008 से लेके अब तक में 14 प्राइम मिनिस्टर्स हो चुके हैं। अब सोचिए कितना पॉलिटिकली अनस्टेबल होगा, कभी ये कोalition होता है, कभी वो कोalition होता है, कभी इसकी सरकार, कभी उसकी सरकार, लगातार चेंज ही करती चली गई। नेपाल की इकोनॉमी अभी देख रहे हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है। वहाँ आपके अंडर 30 जो वहाँ लोग हैं, वो करीब करीब आधी आबादी वहाँ की अंडर 30 है। तो समझ रहे हो कितना एस्पिरेशन होगा। जबकि वहाँ की इकोनॉमी देखिए अभी भी पूरी तरह से रेमिटेंसेज जो होता है, जो उनके लोग बाहर काम करते हैं, दूसरे देशों में काम करते हैं जाके, उस पर बुरी तरह से डिपेंडेंट है। मतलब बाहर से जो पैसे कमाने गए हैं वो पैसे भेजते हैं, प्लस टूरिज्म। तो उसमें वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है, इकोनॉमी की वही स्थिति है। तो एक जो डिससेटिस्फैक्शन लोगों का बढ़ता ही चला गया, और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता चला गया, ऊपर से इतना एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। तो उसमें एक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एक उस समय है कि हम एंटी करप्शन हैं। अब इनका क्या नजरिया होगा, देखिए वो बहुत उनका प्रो इंडिया स्टैंड तो रहा नहीं है। बहुत चीज़ें वो बीच में जब काठमांडू के मेयर भी थे तो कुछ कुछ इंडिया के खिलाफ जो कुछ कुछ बोलते रहते, करते रहते थे, तो बहुत प्रो इंडिया नहीं है। लेकिन अब जब आप प्रधानमंत्री होंगे, आपको चलाना पड़ेगा, तो उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए उसमें हमारे प्रधानमंत्री, यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने भी, उनका फर्स्ट आउटरीच था बाहर से उनको, नई सरकार को, जो जीतने के बाद ही।
क्योंकि नेपाल को अगर आरएसपी को डिलीवर करना है नेपाल में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए हैं उन्होंने, करप्शन हटा देंगे, गवर्नेंस में हम ये करेंगे, ये विकास करेंगे, मतलब हमारा पर कैपिटा इनकम हमारा इतना हो जाएगा, तो बहुत बड़े बड़े वादे अपने किए हुए हैं। उनको पूरा करने के लिए आपको इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए बालियान साहब को जज करना अभी अभी एकदम बहुत ही जल्दी होगी, क्योंकि आप एक बार सत्ता में आते हो तो आप प्रैक्टिकल रियलिटी जो है आपको फिर पता चलता है कैसे आपको काम करना पड़ेगा। तो वो उनके हित में होगा अगर वो एक्चुअली डिलीवर करना चाहते हैं अपनी जनता को, या अपने प्रोमिसेस फुलफिल करना चाहते हैं, तो फिर उनको इंडिया से बहुत ही मिल के सब कुछ करना पड़ेगा उनको। तो चेंजेज उस अप्रोच में आएंगे, मतलब वहाँ की सरकार की चेंज में अप्रोच में चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी है उसके बारे में कुछ बोलना भी, क्योंकि एक क्या बार डिग्री का शुरू होगा। तो करें वो। हमारे व्यूअर चिराग कहते हैं उनको आपका ये शो बहुत पसंद है, और उनका सवाल है कि जो अविश्वास प्रस्ताव की हार के बाद आपको क्या लगता है सरकार डिप्टी सरकार का पद एक तरह से भरेगी? नहीं, इसमें सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मैं इनको शो ये अच्छा लग रहा है। जहाँ तक डिप्टी स्पीकर का है, मुझे कुछ नहीं लगता उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 2019 के बाद से ही आपने देखा कि सरकार ने साफ मना किया हुआ है उस पर, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं उसको, क्यों नहीं, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपको करना पड़ता है, लेकिन नहीं करते बिकॉज कन्वेंशनली जो है सो डिप्टी स्पीकर को आपको आप पोस्ट जो है आप अपोजिशन को देते हो। तो यहाँ तो कुछ भी जो है सो अपोजिशन को सीड करने को सरकार तैयार नहीं होती, तो मुझे इससे लगता नहीं। वैसे भी हो गया, आपने स्पीकर को हटाने की कोशिश की, मामला खत्म हो गया, और स्पीकर ने आके वापस, जब वो मोशन गिर गया उसके बाद आपने सुना ही फिर से उनकी स्पीकर स्पीच। को स्पीच, क्योंकि मतलब सरकार ने जस्ट बिकॉज एलओपी चाहते हैं तो यही होगा, ऐसा नहीं होता, सारे नियम कानून चलता है। तो दोबारा से रेस्टोरेशन जो पहले चल रहा था रेस्टोर हो चुका है। वो सरकार का डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पे कोई नजरिया चेंज होगा, मुझे नहीं लगता। ओवैसी ने बेनीवाल का नाम भी सजेस्ट किया था कि उनको बनाना चाहिए। बैट्समैन ऑफ पुणे हमारे एक व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को क्यों नज़रअंदाज कर रही है? दूषित पानी पीने से 9 बच्चों की मौत पर किसी भी वरिष्ठ बीजेपी नेता की ओर से एक भी टिप्पणी नहीं आई। हमने फंड के आवंटन के मामले में भी बीजेपी सरकार की एक तरह से पक्षपात, वो कहते हैं, देखा, जिसमें मध्य प्रदेश को यूपी और महाराष्ट्र से कम मिला। लोगों से इतना मजबूत समर्थन मिलने के बावजूद मध्य प्रदेश के प्रति बीजेपी की इस दिखाई देने वाली अनदेखी की क्या वजह हो सकती है? देखिए, इनके क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। पहला जहाँ तक कह रहे हैं ये कि अब वाटर कंटामिनेशन से जो इतना डेथ हुआ क्यों नहीं बोला, तो ये तो आप जानते हैं सरकार में, इस पार्टी में, कि अगर कुछ उनकी गलतियां हुई हैं उनके गवर्नेंस में तो उनकी बातें नहीं होती। तो बीजेपी चर्चा क्यों कर गया, मुझे बताइए कि उनके शासन में अगर इतने लोग मरे हैं तो नेचुरली मतलब साइलेंट रहेंगे, उस पर तो बोलेंगे नहीं वो तो नेचुरल है। सेकंड, जहाँ ये रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं ये टैक्स डिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब डिविजिबल पूल होता है उसमें से, या फिर सेंट्रल एलोकेशन की बात कर रहे हैं स्कीम्स में, क्योंकि जहाँ तक वो टैक्स डिवोल्यूशन और ग्रांट जो होता है वो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होता है, उसके अनुसार आपको दिया जाता है, तो उसमें तो कुछ पक्षपात का बात ही नहीं आता। एलोकेशन की जहाँ तक बात है, इसमें मैं कांग्रेस को कई बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से एलिगेशन ये नहीं है कि सेंटर को पक्षपात कर दिया। देखिए, सेंटर में एनडीए की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो पक्षपात का तो कोई मतलब है नहीं मध्य प्रदेश के खिलाफ, मतलब ऐसा मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। जहाँ तक एलोकेशन की बात है उसमें जैसे मैं कांग्रेस की चर्चा कर रहा था, कांग्रेस वाले लगातार कह रहे हैं कि आप फंड आप स्पेंड नहीं कर पाते हो, मतलब एलोकेशन हुआ, अगर स्टेट में कैपेसिटी ही नहीं है फंड का, जो कई स्टेट्स में इंडिया में है कि फंड्स पड़े रह जाते हैं, लैप्स कर जाते हैं, बिकॉज आपकी कैपेसिटी नहीं है उसको यूटिलाइज करने की। वो मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ हो रहा है, तो वो आपका दिखाता है कि गवर्नेंस नहीं हो रहा है उस तरह से, उसको फोकस नहीं है, जो कि अपोजिशन का वहाँ पे आरोप है। अब जीतू पटवारी का मैं कहीं देख रहा था, वो कह रहे थे कि जैसे रूरल डेवलपमेंट में सेंट्रल एलोकेशन कुछ 27,000 करोड़ का था, और फर्स्ट वीक तक ऑफ मार्च तक कुछ 11,000 ही खर्च हुए। तो अगर आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं जो आपका एलोकेशन होता है, तो वो राज्य सरकार की गलती है, ये गवर्नेंस फेलियर है, इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है, या अनदेखा नहीं कर रहे हैं। दिव्यांश गुप्ता कहते हैं जैसे ही योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी साल में प्रवेश कर रही है, क्या कोई ऐसा डेटा है जिसे हम देख सकें कि पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य, साक्षरता और आर्थिक विकासों के मामले में उनकी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा? क्या उसने बिहार को छोड़कर बाकी बीमारू राज्यों से बेहतर काम किया? देखिए, जहाँ तक लिटरेसी की बात है उसमें
उसको मैं देख रहा था, आपका PLFS डेटा जो है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का, जो NSS शो करती है, उसका पार्लियामेंट में एक आंसर था सरकार का, लिटरेसी में यूपी का जो है अभी कुछ महीने पहले का ही आंसर था, तो लेटेस्ट ही कह लीजिए उसको, कि 78% लिटरेसी हो गई है यूपी की, जो कि 2011 सेंसस में जो आया था उस समय कुछ 68% टाइप का था, कुछ इस तरह का था। तो उसमें उस तरह से देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, हालांकि उसमें रूरल अर्बन में काफ़ी गैप है। तो खैर वो तो डिटेल की बात है। हेल्थ में आप देखेंगे तो हेल्थ में आपका ये आपका सर्वे आता रहता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, उसमें आपको मिल जाएगा इंडिकेटर्स NFHS में। आएंगे। इकोनॉमी में अब इतने वास्ट सब्जेक्ट है, अब एक क्वेश्चन में क्या कहूँ, लेकिन आप इतना ही देख सकते हैं कि जो चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही बजट आया है, वहाँ जो एक क्लेम कर रहे हैं कि जब 16-17 में योगी आदित्यनाथ सरकार आई थी, उस समय आपका GSDP का जो साइज है वो करीब 13 लाख करोड़ थे। अभी जो एस्टिमेटेड है अब अगले फिस्कल में वो करीब 36 लाख करोड़ तक का होने का है। पर कैपिटा इनकम देखेंगे 16-17 में उस समय कुछ मेरे ख्याल से 61,000 का था, शायद थोड़ा सा फिगर्स में पूरा नहीं होगा याद। वो अब प्रोजेक्टेड है आपका 126,000 का, तो वो करीब करीब डबल हो गया है। इन्वेस्टमेंट्स में आप देखे रहे हैं, मतलब काफ़ी, जिसमें पहले भी मैं बोल चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट काफ़ी चर्चाएं चल रही है, तो इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट तो यूपी में है काफ़ी। बाकी फर्दर डिटेल्स आपको फिर वो डेटा बैठ के देखना पड़ेगा, क्योंकि इस शो में मेरे लिए सारा एनालाइज करना मुश्किल होगा। जी। हमारे व्यूअर हैं, उनका हैंडल है मस्ती भालू। वो जानना चाहते हैं, एक दिन पहले राहुल गांधी ने AI समिट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं की तारीफ की। क्या कांग्रेस बीजेपी और भारतीय कार्यक्रमों के बीच कोई फर्क नहीं देखती? क्या कांग्रेस के लोग इसे गलती मानते हैं या यह उनकी रणनीति का हिस्सा है? गलती तो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने देखा राहुल गांधी से लेकर बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने जस्टिफाई किया है। लेकिन अगर ये रणनीति का हिस्सा है तो बहुत ही बुरी रणनीति है ये, क्योंकि कांग्रेस को उससे कोई फायदा मिला नहीं है। उल्टे जितना भी क्रिटिसिज्म ही हुआ है, अगर इस तरह का AI समिट हो रहा हो और आप शर्टलेस जाके करें, तो ये एक, मतलब किसी को भी बहुत ही नागवार गुजरता है। मतलब ये एक इंटरनेशनल समिट हो रहा है, अब प्रोटेस्ट करने का तरीका है, आप बाहर प्रोटेस्ट कर लें या बोलें जो बोलना हो, लेकिन कहीं बार्जिन करके शर्टलेस ये कर रहे हैं, ये कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं मिला है, और उल्टे मतलब एक गलत इमेज गया है इस पार्टी का। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा। एक आखिरी प्रश्न हमारे व्यूअर हैनिबल 25, वो जानना चाहते हैं, आपके पत्रकारिता करियर के कुछ सबसे यादगार पल कौन से रहे हैं? देखिए, यादगार तो हमारी पत्रकारिता में देखेंगे तो जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई न्यूज़ ब्रेक करते हैं, तो आपको याद रहता है। तो स्कूप। अब इतने सालों में तो बहुत सारा कुछ आप कहीं ब्रेक करते हैं, कहीं मिस करते हैं, ये चलता रहता है। तो वो अब स्टोरी बाय स्टोरी तो मैं उसमें क्या डिस्कस करूँ, लेकिन एक घटना है जो मैं कभी नहीं भूलता। कहीं कहीं मतलब मैं अचानक रात में सोने भी जाता हूँ, अचानक याद आ जाती है, जो कि पत्रकारिता से रिलेटेड एग्जैक्टली नहीं है मेरे लिखने पढ़ने से, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मेरे साथ हुआ था बहुत पहले जयपुर में। मैं जयपुर में पोस्टेड था, करीब 2001-2 की बात हो गई। तो मैं वहाँ एक मंदिर है, बड़ी चौपर एरिया कहलाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं उसी घूम रहा था, तो एक देखा कि एक भिखारी था जो कि हाथ में एक अंग्रेजी अखबार लेके पढ़ रहा था। अब अंग्रेजी अखबार पढ़ते हुए किसी भिखारी को देखना तो मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैं बात करने के लिए गया। तो फिर पता चला कि दिल्ली के काफ़ी अच्छे घराने से था। उसका भाई जो है सो IITian था, फादर साइंटिस्ट थे, वो खुद भी श्री राम कॉलेज का पढ़ा हुआ था। घर में पता नहीं क्या हुआ, छोड़ छाड़ के चला गया था और वहाँ पे भीख मांग रहा था। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, फिर बात करते रहे। उसके एक दिन बाद बात हुई, फिर ठीक है, मतलब मैं तो निकल गया। एक दिन बाद 31 दिसंबर की रात में मेरा फ़ोन आया मुझे लैंडलाइन पे कि मैं ये बोल रहा हूँ। कहिए। तो आज हमारे कोई भिखारी उस तरह की, मतलब उसको कॉलोनी हुआ करते थे, कि इसमें आप हमारे साथ नया साल जो है सो आप सेलिब्रेट कीजिए, आप आ जाइए। अब मैं कुछ कह नहीं पाया कि अब नया साल वैसे भी हमारा अपना प्लान होता है। अब मैं जो भी हो, मतलब जितने बेगर्स कॉलोनी हो, जितने जहाँ भी हो, वहाँ पे बुला रहे हैं मुझे सेलिब्रेट करने के लिए।
तो मैंने पोलाइटली मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरे कुछ और प्लान से आ नहीं सकता। उसके बाद जो उन्होंने मुझे लेक्चर दिया कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं इक्वालिटी का, डिग्निटी का, और चूंकि हम लोग बुला रहे हैं तो आप हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं हो। तो वो न उनका मैं भाषण भूल पाता हूँ अब तक, इतने साल हो गए हैं। और वो ऑफर किया आप मेरे साथ आके आप सेलिब्रेट करें। अब मैंने उसमें शायद मैंने गलती की या कुछ और तरह से हैंडल करना था। तो जब इंटरेस्टिंग मोमेंट की बात करें तो ये मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। नहीं, एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। तो धन्यवाद हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आप हमें अगले सप्ताह के लिए भी अपने प्रश्न ज़रूर भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।